नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि रमज़ानुल मुबारक में उम्रा करना मेरे साथ हज करने के बराबर है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म सनागर और मैं हूँ आपका मेज़बान राव करामत सनागर। देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है। आज गुफ्तगू होगी समाजी और कारोबारी मसाइल और उनके हल के लिए, और इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के मारूफ समाजी और कारोबारी शख्सियत अशरफ मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं अशरफ साहब? खैरियत से हैं? आपको हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद और आपकी आमद का शुक्रिया। और आपके साथ ही मौजूद हैं चेयरमैन बोल्टन मार्केट ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन शरीफ मेमन सब्जी वाला साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपको भी हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। और आपके साथ ही मौजूद हैं मुल्क पाकिस्तान की मारूफ कारोबारी और तिजारती शख्सियत CEO सेविंग होम चेयरमैन एडवानी फाउंडेशन जनाब इकबाल एडवानी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको भी हमारे प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके साथ ही तशरीफ़ फरमा है मारूफ एंकर पर्सन मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की प्रोड्यूसर मोहतरमा कौसर आसिम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर आप बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद। आपको भी बहुत बहुत रमज़ान मुबारक और आपकी आमद का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे दाई जानिब मौजूद हैं मुल्क पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ नातगो शायर नातख्वां जनाब अजीज़ुद्दीन खाकी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको भी हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप हमदिया अशार से इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ फरमाएं। या खुदा खालिक जहां तू है, या खुदा खालिक जहां तू है, किस कदर सब पे मेहरबान तू है, किस कदर सब पे मेहरबान तू है। जर्रे जर्रे के दिल में घर तेरा, जर्रे जर्रे के दिल में घर तेरा, कतरे कतरे का राज़दान तू है, कतरे कतरे का राज़दान तू है। सारे आलम है तेरे हल्का बगोश, सारे आलम है तेरे हल्का बगोश, की शहनशाह है हर जहां तू है, कि शहनशाह है हर जहां तू है। इसमें आज़म है तेरा ज़िक्र अज़ीम, कौन है कुल का राज़दान तू है, अरे कौन है कुल का राज़दान तू है। और खाकी तुझ पर करम ये खास हुआ, खाकी तुझ पर करम ये खास हुआ,
किसका मदह खां तू है, अरे ये बता किसका मदह खां तू है, या खुदा खालिक़े जहां तू है। माशाल्लाह, क्या बात है खाकी साहब आपकी। माशाल्लाह, जितना अच्छा आप लिखते हैं उतनी अच्छी आपकी अल्लाह ने आपको आवाज़ भी अता की। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। कोसर साहब आपकी जानिब आऊँगा, क्योंकि कहते हैं कि लेडीज़ फर्स्ट, तो गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ही करूँगा। आज का हमारा जो मौजू है मसाइल और उनका हल, तो मसाइल के अंदर एक सबसे बड़ा जो मसला है कराची का वो एक लोड शेडिंग भी है। और चूँकि आप खातून और ख़ातून को तो काफ़ी इसका सामना करना पड़ता है, शहरी के औकात में काफ़ी मुश्किलात होती है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? मसला ये कि लोड शेडिंग का जो इशू है वो सिर्फ रमज़ान में नहीं, ये तो पूरे साल ही चलता है। आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिक को तो जितना हम बोल दे सुना ले उन पर असर तो होना नहीं है, तो बिल तो उन्होंने भेजना चाहे इलेक्ट्रिक हो या ना। पूरे साल की तकलीफ अपनी जगह, लेकिन जब रमज़ान में इबादत तो अपनी जगह, फिर रोज़ा रख रहा है इंसान, सहरी है, अफ्तारी है, इबादत का वक्त है। जब लोड शेडिंग होती है तो उस वक्त ख़वातीन सबसे ज़्यादा रुल जाती हैं। मर्द हजरात तो ज़ाहिर है वो थके आ रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, सारा कुछ औरतों को फेस करना होता है। कि इलेक्ट्रिक ने बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है, बहुत ज़्यादा। इसका कुछ हल समझ में नहीं आता कि शहर में जब सहरी बना रहे हैं उस वक्त लाइट नहीं है तो उस वक्त एक अफरा तफरी का आलम होता है, कुछ समझ में नहीं आता। इंसान इतनी बेजारी से वो कर रहा होता है कि उस वक्त के इलेक्ट्रिक के लिए इन हालात में भी बददुआ ही निकल रही होती है, क्या कह सकते हैं। उसके बाद जब पूरा दिन हो जाता है, मर्द हजरात काम पे चले जाते हैं, थोड़ा सा सोने का वक्त होता है। अब इन्होंने एक नई चीज़ शुरू कर दी है कि 24-24 घंटे के लिए भी लाइटें जा रही हैं, 12-12 घंटे के लिए भी लाइटें, विदाउट किसी नोटिफिकेशन के ऐसा हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। इस प्रोग्राम के तवस्सुत से ज़ाहिर है माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, लोग देख रहे हैं। मैं चाहूँगी एटलीस्ट कि इलेक्ट्रिक इसके ऊपर सोचे थोड़ा सा। दूसरे ममालिक में जब रमज़ान आता है तो लोगों के लिए सहूलियात होती है, आसानियाँ होती हैं, बहुत रहमतों बरकतों वाला महीना है, लोग इंतज़ार करते हैं पूरा साल। तो एटलीस्ट इस रमज़ान के तवसत मैं बिल्कुल चाहूँगी कि इस चीज़ के ऊपर बात भी होनी चाहिए। क्यों इकबाल सर, बिल्कुल इतना ज़्यादा लोग परेशानी का शिकार हैं। अफ्तार के टाइम में एक अलग अफरा तफरी, तब लाइट बंद, इबादत तो ताकरातें आ रही हैं जी, आज भी ताकरात है, बिल्कुल ताकरातें आ रही है। उसमें भी अगर ये लोड शेडिंग होगी तो कैसे हम इबादत कर सकेंगे। चलें अफ्तारी सहर अपनी जगह, इबादत में बहुत कैमरे में देख के कोई मैसेज देना चाहें आपके इलेक्ट्रिक वालों को? सर के इलेक्ट्रिक वालों से तो सिर्फ हाथ जोड़ के गुजारिश कर सकते हैं, हम उनको तो धमकी भी नहीं दे सकते, कुछ कर भी नहीं सकते, वरना केस हो जाएगा। वरना हमारे लाइव प्रोग्राम में भी अगर बिजली चली गई तो हम आ नहीं सकेंगे ना। बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल है, नहीं आएंगे। ऐसा ही। तो बहुत रिक्वेस्ट है कि इलेक्ट्रिक वालों से, तो पूरा साल तो आप ज्यादती करते हैं, आपको कोई रोक ही नहीं सकता, हमारा जोर ही नहीं आपके ऊपर, लेकिन एटलीस्ट रमजान में लोगों की बद्दुआओं से डरें, क्योंकि बहुत जरूरी है। ताक रातें आ गई, आप थोड़ा सा हल्का हाथ रखें। लोड शेडिंग करनी भी है तो एक तरीके से होती है, ऐसा नहीं होता कि 24-24 घंटे के लिए बंद कर दिया आपने लाइट और कोई आपको पूछने वाला नहीं है। तो जंगल का कानून मत करें, यहाँ पे थोड़ा सा एहसास करें। इकबाल एडवानी साहब आपकी जानिब आऊँगा, आप क्या कहेंगे इस लोड शेडिंग के बारे में? अच्छा, एक बात और भी, हम ये तो कहते हैं कि लोड शेडिंग बहुत हो रही है, लेकिन जो चोरी हो रही होती है बिजली की, हम उसकी तरफ नज़र नहीं करते, क्या कहेंगे आप इस बार? नहीं, यही एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि चोरी भी बहुत हो जाती है और चोरी होने की वजह से ये प्रेशर यहाँ पर आ जाता है। लेकिन अभी इनकी क्या मजबूरियाँ, इनकी भी कुछ मजबूरियाँ होंगी। अभी इनका कोई नुमाइंदा है नहीं, तो क्या मैं डायरेक्ट इनके कंप्लेन कर दूँ? क्योंकि जो अगर आप स्टडी करने जाते हैं अगर थोड़ी हिस्ट्री की, तो लास्ट जो गवर्नमेंट आई 4 साल तक काम किया, उन्होंने इलेक्ट्रिक पे ज़्यादा काम नहीं किया। और ज़्यादातर स्टेटमेंट इनके यही आते थे कि पाकिस्तान के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक है, लेकिन अभी पता चल रहा है कि हमारे पास शॉर्टफॉल आ गया है। तो अभी हम किसी एक पर्टिकुलर हम डिपार्टमेंट से कंप्लेन नहीं कर सकते, ये मतलब ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का प्रॉब्लम है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पास इतनी इलेक्ट्रिक नहीं है, तो उस पर वर्किंग करनी चाहिए थी। उन लोगों ने इतनी वर्किंग नहीं की, जिसकी वजह से दोबारा शॉर्टफॉल आ गया। क्योंकि आप देखें, अगर 15-20 साल पहले भी चले जाएं तो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक की बहुत शॉर्टेज थी। फिर इसके बाद काफ़ी काम किया गया और काफ़ी कंट्रोल किया गया। अब दोबारा ये प्रॉब्लम आ गई है, तभी उसी अंदाज से काम करना पड़ेगा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक ज़्यादा आ जाए, ज़्यादा बनाई जाए, तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से हम कंप्लेन करते हैं तो ये मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है। लेकिन
अच्छा सोचते हैं कि वर्किंग करेगी गवर्नमेंट, जो नई गवर्नमेंट आई है इस पे ध्यान देगी, क्योंकि अब इनका इम्तिहान शुरू हो गया जी, है। बिल्कुल। तो देखें अच्छा रिजल्ट आएगा, अल्लाह कहते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद है। शरीफ मेमन साहब, किसी भी कारोबार के लिए बिजली जो है वो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। माशाल्लाह से आप चेयरमैन हैं बोल्टन मार्केट ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन के, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, मैं ये आपको बताऊं कि माशाल्लाह हम एशिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट चला रहे हैं इस माशाल्लाह। गोल्डन मार्केट। माशाल्लाह। अच्छा, तो हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था। काफ़ी लोगों को उसके बारे में कुछ पता नहीं होता, लेकिन ये जैसे कि अभी भाई ने बात करी कि चोरी जहाँ होती है वहाँ सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, जहाँ चोरी होती है जिस भी फीडर के अंदर, मुझे के इलेक्ट्रिक के साथ इतना वक्त हो गया काम करते हुए, मैंने इनसे अच्छे काम किए हैं। माशाल्लाह। अच्छा, के इलेक्ट्रिक का इदारा, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ, के इलेक्ट्रिक का इदारा अब चेंज हो गया है। जो पिछले 2 साल के अंदर के इलेक्ट्रिक का इदारा चेंज हुआ है और एजुकेशन वाले लोग बड़ी बड़ी सीटों पर आकर बैठे हैं, उन्होंने काम किया है। अच्छा, हम हर चीज़ का कसूरवार गवर्नमेंट को ठहराते हैं, ये कहते हैं वो कहते हैं, मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ। हम खुद इसके कसूरवार हैं। आप देखें, अगर वाइज इलाका वाइज आप जाते हैं तो बहादुराबाद पे लोड शेडिंग नहीं हो रही, तारिक रोड पे नहीं हो रही, गुलशन में नहीं हो रही, ऐसे काफ़ी इलाके जहाँ लोड शेडिंग नहीं हो रही है। ठीक है, आपके ये लियारी साइड पे और ऐसी साइड पे लोड शेडिंग होती है। हमारी बोल्टन मार्केट पे लियारी 1 लगता है। हमने लियारी 1 के अंदर काम किया, हमारे फीडर के अंदर 30% चोरी आती है। हमारे यहाँ 2000 ठेले लगते हैं, वो सारे बिजली की चोरियाँ यूज़ करते हैं। इसके अलावा लियारी पूरा आपको पता है इन चीज़ों के अंदर, तो सारे लोग ये चोरी, जिस फीडर के अंदर 30% बिजली चोरी होगी उस फीडर के अंदर लोड शेडिंग अनाउंस हो जाएगी। अब वो फीडर के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर 40% आएगी तो 2 घंटे करेंगे, अगर ये 30% होगी तो 1 घंटा करेंगे। इसके साथ हमने काम किया है के इलेक्ट्रिक के साथ, उनके हमने लोड शेड फ्री के इलेक्ट्रिक के पेज के ऊपर आप जाएं, सबसे ऊपर मेरी वीडियो लगी हुई है, माशाल्लाह। क्या ट्विटर के ऊपर भी माशाल्लाह। हमने लोड शेड के इलेक्ट्रिक के साथ मिलके अक्टूबर के अंदर लोड शेड फ्री एरिया किया पूरा 3 मई तक। जून से हमने काम करवाया था और जून से हमने लोड शेड नहीं किया था। अक्टूबर में इन्होंने अनाउंस किया था कि ये बिल्कुल अब लोड शेड फ्री हो गया। इसके बाद लियारी के अंदर चोरी के जो इश्यूज आ रहे थे उस वजह से बोल्टन मार्केट में भी लोड शेडिंग आ रही थी। अब भी हम लोड शेडिंग का काम कर रहे हैं अक्टूबर से लेकर अब तक। अच्छा, एक लोड शेडिंग की वजह ये भी है, दूसरा ये है कि के इलेक्ट्रिक की गलती यहाँ पर है, एक ये आती है कि उन्होंने मीटर चेंज नहीं किए पुराने इलाकों के अंदर। एक मीटर की चोरी भी आती है, जो मीटर होते हैं ना चल चल के मीटर थक जाते हैं। अभी हमारे यहाँ पे मीटर के प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो हमारे यहाँ पे इन्होंने 21,600 फ्री ऑफ कॉस्ट मीटर चेंज किए हैं। 21,600 इन्होंने मीटर हमारे यहाँ चेंज किए हैं, जो कि मैंने और के इलेक्ट्रिक ने, बोल्टन मार्केट ताजिर इत्तेहाद और के इलेक्ट्रिक ने मिलके पूरे बोल्टन मार्केट के अंदर हमने 28,400 मीटर चेंज होने हैं, जिसकी लिस्ट हमारे पास है। और मज़ीद हम जो है ये चेंज इंशाल्लाह ताला रमज़ान के बाद करवाएंगे। और ये चेंज होने के साथ साथ हमारा जो चोरी के ऊपर भी काम चल रहा है, पुलिस भी हमारे साथ ताउन करती है, तो महकमा पुलिस, ट्रैफिक पुलिस सब हमारे साथ ताउन कर रहे हैं इस मामले के अंदर। तो इंशाल्लाह इसको लोड शेड फ्री के अंदर हम दोबारा लेकर जा रहे हैं। अब हमने 3 घंटे कराई हुई है, 1-1 घंटा बोल्टन मार्केट पे लोड शेडिंग, तो इंशाल्लाह ताला ये फ्री की तरफ भी हम जा रहे हैं। और जो इसके जितने भी मालूमात हैं, जैसे कि हमारे पास एले इलाका भी आते हैं, तो शू मार्केट के एले इलाका मेरे पास आए थे, उनका भी मैंने काम ये करवा कर दिया था, उनको लोड शेड फ्री करवा के गया था। बाकायदा शू मार्केट वाले अब अपने इलाके के अंदर काम कर रहे हैं कि जो भी चोरी की लाइन यूज़ हो रही है, इलाके की भी जिम्मेदारी बनती है ना, इलाके के यंगस्टर होते हैं वो मिलके काम करते हैं, तो उन्होंने मिलके काम किया, तो वहाँ पर भी इन्होंने लोड शेड फ्री किया था। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। शरीफ मेमन साहब, आपसे तो बात करके ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रिक के किसी नुमाइंदे से बात करूं। माशाल्लाह काफ़ी नॉलेज रखते हैं आप। नहीं, मैंने उनके साथ काम किया ना, अच्छा, तो मुझे उनका पता है कि सारी चीज़ क्या है क्या नहीं है, जो पूरी डिटेल मुझे मालूम थी, तो मैंने आपके साथ शेयर। अच्छा शरीफ मेमन साहब, अशरफ मेमन साहब, आपकी जानिब आता हूँ। समाजी मसाइल के अंदर एक सबसे बड़ा मसला जो है नशे की लत भी है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? भैया ये बड़ा अहम मसला है और ये जिम्मेदारी समाजी लोगों के अलावा भी गवर्नमेंट के इदारों का और एज ए शहरी भी जो है हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस मसले को हाईलाइट भी करें और किसी तरह से पार्टिसिपेट करके इसमें ताउन करके ये मसला जो है उसको कम से कम किया जाए। अच्छा, हो क्या रहा है कि पहले तो हम सुनते थे कि चर्च कोई नशा है, फिर हम सुनते थे कि हीरोइन कोई नशा है, अब वो आइस नाम से नशा चल रहा है। अच्छा, अब ये नशा लत ऐसी हो गई है कि वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी फैल गया है, नौजवान हमारे स्टूडेंट्स हैं उन तक भी पहुंच गया है ये, और ये बुरी तरह से। अच्छा, उस पर कोई काम इतना तहरीक नहीं हो रही जितनी हमें करनी चाहिए। हम दूसरी समाजी मामला पे तो बातचीत भी करते हैं और उस पर हम फाइट भी करते हैं, लेकिन ये बड़ा अहम मसला है
और इस पे हम सबकी जिम्मेदारी बहैसियत शहरी सिटीजन्स कि हम इसको हाईलाइट करने के साथ साथ इनको देखें और इसमें अपना हिस्सा ज़रूर डालें, ताकि ये हमारे माशरे के जो नौजवान हैं उनको ये लत से बचा जा सके और ये अपना एक अच्छे शहरी साबित हो सके। बहुत बुरी तरह से जो खानदान तबाह हो जाते हैं। आपको मुझे पता है कि एक नौजवान है, वो उससे बाप ने और माँ ने एक उम्मीद लगाई भी, और बेचारा वो नशे की लत में आके वो चोरी चकारी और दुनिया जहाँ की लतों में पड़ जाता है, और वो समाजी तौर पे इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि अपने लोगों के आगे भी जो है खड़े नहीं हो सकते। तो ये बड़ा अहम मसला है, इसमें हमें ध्यान देना चाहिए और इस पर बात और ज़्यादा अच्छे तरीके से की जा सकती है और मुनज़्ज़म तरीके से हम सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। गवर्नमेंट के इदारों को और समाजी लोगों को और शहरियों को इसमें बहुत ही ज़्यादा काम करने की गुंजाइश है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अभी तालीमी इदारों में भी बहुत कुछ ये देखने में आ रहा है कि जो उनकी तकरीबात होती है उसके अंदर भी नशे का काफ़ी इस्तेमाल होता है। उसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? तो देखें, ये हमारे जो इदारे हैं, जो इनको नारकोटिक्स का इदारा है, फिर आपकी ये आपका पुलिस का महकमा है, और इसके अलावा हमारे समाजी लोग भी हैं जो इसको प्रॉपर तरीके से देखें किन इलाकों में ये चीज़ें हो रही हैं, जहाँ जहाँ वो लोग काम कर रहे हैं, तो इस पर भी ध्यान दें। मैं इसी बात को तो आपसे कह रहा हूँ कि अब ये जो बढ़ता जा रहा है, तो ये आप यूँ समझ लें कि हर 10वां घर अगर इससे अफेक्टेड है, और स्पेशली आपका वो जो घर जो एक मुतवस्सत तबके का आदमी है और उसके घर में कोई बच्चा अगर इस तरह की लत में पड़ जाता है, लड़का हो या लड़की, तो ये तो तबाही हमारे माशरे की है। और इससे जो सबसे बड़ा नुकसान है हमारा, वो सोशल है ना, क्योंकि वो आदमी तबाह, फैमिली तबाह हो जाती है, और उसका नुकसान ओवरऑल पाकिस्तान का नुकसान है। बिल्कुल बिल्कुल बजा जो हमारे यहाँ के मेहमान हैं वो तबाही की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल बजा फरमा रहा है। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ जाता है ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम बज़्म सनागर में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, गुफ्तगू हो रही थी आज पाकिस्तान के मसाइल और उनके हल के लिए। जनाब मोहतरम इकबाल अडवाणी साहब, आपकी जानिब आऊँगा। पाकिस्तान के मसाइल में एक सबसे बड़ा मसला जो है वो बेरोज़गारी भी है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? नो डाउट बेरोज़गारी बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बेरोज़गारी की वजह से हमारे यहाँ क्राइम बढ़ जाता है, और जब क्राइम बढ़ता है तो समझें कि काफ़ी और चीज़ें भी उसके साथ जन्म दे रही है। बेरोज़गारी आप समझें कि जो मसाइल की माँ है, जो जन्म देती है इन चीज़ों को, क्योंकि उससे क्राइम बढ़ता है। क्राइम बढ़ता है तो आपके यहाँ तकरीबन हर आदमी अपने आप को इनसिक्योर समझता है। जब इनसिक्योर समझते हैं लोग, तो लोग ज़्यादा बाहर भी चले जाते हैं। तो बेरोज़गारी हमारे यहाँ नो डाउट बहुत बड़ा मसला है। अब इसका हल क्या है? बेरोज़गारी को किस तरह हम कम करें या ख़त्म करें? तो बेरोज़गारी को हम ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ ऐसे एक्शन करने पड़ेंगे, ऐसी चीज़ें इम्प्लीमेंट करवानी पड़ेगी जिसके बाद उसका रिज़ल्ट हमको अच्छा लगे। अब जहाँ तक मेरा एक अंदाज़ा है, बेरोज़गारी को हम ख़त्म कर सकते हैं एक ही सूरत में कि हमको फ़ॉरेन इन्वेस्टर हमारे मुल्क में आने चाहिए। जब तक फ़ॉरेन इन्वेस्टर हमारे पाकिस्तान में नहीं आते, हम अपनी बेरोज़गारी को ख़त्म नहीं कर सकते। तो जितना फ़ॉरेन इन्वेस्टर हमारे मुल्क में आएगा तो हमारे यहाँ इंडस्ट्रियाँ लगेंगी, बिज़नेस होगा, और जितना बिज़नेस बढ़ेगा, बिज़नेस ही एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए आप बेरोज़गारी को कंट्रोल कर सकते हैं। और बेरोज़गारी ऐसी है जो दूसरे ज़राइम को जन्म देती है। तो अगर आप बेरोज़गारी को कंट्रोल करते हैं तो आपके दूसरे जो मसाइल हैं उसको आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेंगे। तो इसके लिए हमको बिज़नेस की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, फ़ॉरेन इन्वेस्टर हमको लाने पड़ेंगे, लेकिन फ़ॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में इतनी आसानी से आएंगे नहीं। उसकी कुछ वजूहत हैं, कुछ हिस्ट्री है हमारी। पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, 27 साल बाद हमने 1974 में नेशनलाइज कर दिया। जिनका बिजनेस था हमने लूट लिया। ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए ऐसी चीज़ हो गई जिसकी वजह से इन्वेस्टर यहाँ आना, बिल्कुल यहाँ के जो लोकल इन्वेस्टर वही परेशान हो गए, तो बाहर से कौन आएगा। फिर थोड़ा टाइम निकला, फिर 24-25 साल बाद हमने एटमी धमाका कर दिया, तो हमने डॉलर अकाउंट फ्रीज कर दिए। डॉलर अकाउंट फ्रीज कर दिए तो ये भी एक इन्वेस्टर के लिए, यहाँ के लिए कि भाई इस मुल्क में क्या करेंगे। तो ये हमको अब माहौल बनाना पड़ेगा जो इन्वेस्टर बाहर से आएँ और यहाँ बिजनेस करें। उनके लिए हमको एक टीम तैयार करनी चाहिए गवर्नमेंट को, जो हर मुल्क की विजिट करें, हर मुल्क में जाएं, इन्वेस्ट वहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैनों से मिले, उनको सहूलत बताएं हम यहाँ फैसिलिटी इस तरह देंगे, और तब जाके हमारे पास इन्वेस्टर आएगा और बिजनेस होगा, तभी काम होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक काम जो हमारे साथ हमको जो सबसे पहले करना पड़ेगा, अपनी करेंसी को स्टेबल करना पड़ेगा। हमारी करेंसी इतनी ज़्यादा डीवैल्यू हो जाती है कि कोई भी इन्वेस्टर आता है वो काम नहीं कर पाता। तो पहला हमको अपनी बेरोज़गारी को कंट्रोल करने के लिए हमारी करेंसी को डीवैल्यू से रोकना है।
दूसरा हमको टीमें बनानी पड़ेंगी जो दुनिया में जाए और पाकिस्तान में उनको इनवाइट करे, क्योंकि इतनी जल्दी आसानी से इन्वेस्टर आएगा नहीं, हमको जाना पड़ेगा। और जब तक इन्वेस्टर नहीं आएगा, बिजनेस नहीं होगा, यहाँ हम लोग आगे नहीं जा सकते, बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। अब इसके लिए हमको एक और स्टेप भी लेना पड़ेगा कि हमारे यहाँ अफरादी कुव्वत इतनी ट्रेन नहीं है। पाकिस्तान अगर देखें ना, हम एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत बात करते हैं। पाकिस्तान जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है वो करता है मैन पावर, और बाकी आप जितनी भी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं उसका रॉ मटेरियल तो हम इंपोर्ट ही कर रहे हैं। जब इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो तो एक्सपेंस, हम डॉलर की सूरत में पैसा जा रहा है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करते हैं, जिसको मैं समझता हूँ प्योर एक्सपोर्ट, वो मैन पावर है। अब उसके लिए छोटी छोटी यहाँ इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट बना ले कि हमारे जो लोग बाहर जा रहे हैं उनको पहले से यहाँ ट्रेन करें, क्योंकि हमारे यहाँ जो अफरादी कुव्वत इतनी ट्रेन नहीं है, और जब वो बाहर जाती है तो उनको लेबर जॉब भी मिलती है, उनको कुछ आता नहीं है। हमारी तालीम की ऐसी पोजीशन है कि हमारी डिग्री कहीं एक्सेप्टेबल नहीं है। सिर्फ एक मेडिकल की डिग्री को आप ले लें, बाकी कोई डिग्री एक्सेप्ट नहीं है बाहर। तो बाहर हमारे जो लोग जा रहे हैं, जो यहाँ के लोग जाएंगे, बेरोजगारी कम होगी। फिर यहाँ के लोगों को हमको भेजने के लिए अफरादी कुव्वत ट्रेन करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर जहाँ तक मैं अंदाजा लगाता हूँ, अगर एक बंदा भी अगर किसी फैमिली का बाहर चले जाता है तो उसकी फैमिली काफ़ी सिक्योर हो जाती है। तो हम जो सबसे ज़्यादा हमको वर्किंग करनी है, मैन पावर को ट्रेन करना है, इन्वेस्टरों को बाहर से लाना है। और जब तक इन्वेस्टर बाहर से नहीं आएगा, पाकिस्तान का प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं हो सकता, और इस पे वर्किंग करनी पड़ेगी। लेकिन और बाकी जो यहाँ के लोकल बिजनेसमैन हैं या दूसरे जो पढ़ाई कर रहे हैं बिजनेस के हवाले से, उनको बिजनेस की तरफ, बिजनेस पे लाना पड़ेगा। हमारी बदनसीबी ये है कि हमारे यहाँ जितने भी MBA हैं जो मास्टर ऑफ बिजनेस करते हैं, वो जैसे ही मास्टर ऑफ बिजनेस की इनको डिग्री मिलती है, जॉब ढूंढने निकल जाते हैं। सबसे पहले जॉब ढूंढते हैं। तो भाई आप बिजनेस पे, आपने बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस करें। उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं जॉब करते। यहाँ तक के सितम जरीफी इतनी है कि मेरे पास ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो PhD किए बिजनेस में, और वो भी जॉब करने निकले। तो हम लोगों को बिजनेस को प्रमोट करना पड़ेगा, बिजनेसमैनों से बैठ के बात करनी पड़ेगी कि उनके क्या मसाइल है, उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, और उनको सहूलत देंगे तो इंडस्ट्रियाँ लगेंगी, बिजनेस चलेगा तो जॉब मिलेगी तो बेरोजगारी खत्म होगी। इसके अलावा मुझे दूसरा कोई ऑप्शन नजर नहीं आता। ऐसा ही है। कौसर साहब, आप क्या कहना चाहेंगी बेरोजगारी के हवाले से? सर, मैं यही कहूँगी कि ज़ाहिर है बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि लड़कों को तो खैर उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं। वो पढ़ाई करने के बाद भी, अगर BA BSc करने के बाद भी लड़कों को अगर फ्रेंच फ्राइज के ठेले ही लगाने, या समझ रहे हैं आपके छोटे छोटे इस तरह के, उनकी इज्जत नफ्स भी ख़त्म हो जाती है कि इतना पढ़ के घर वालों को एक उम्मीद होती है कि वो एक अच्छी पोस्ट पे काम करेंगे, जॉब करेंगे। 30-35 हज़ार की जॉब इतनी बड़ी नहीं होती कि BSc MSc किया हुआ बंदा उसको जॉब ना मिल सके। मैं खुद ज़ाहिर अभी मीडिया फील्ड से हूँ, बहुत अच्छे पढ़े लिखे इंजीनियर और बड़े बड़े जो लड़के पढ़े लिखे, जॉब्स नहीं होने की वजह से वो क्या करें, फैमिली को तो सपोर्ट करनी है। जिनके फादर नहीं है, जो एक वन एंड ओनली पर्सन है जिनको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, वो फ्रेंच फ्राइज का ठेला लगाया हुआ है, छोटे छोटे बच्चों के जो गारमेंट्स के कपड़े उनके स्टॉल्स लगाए हुए हैं। घर तो चलाना है, बिल्कुल घर तो कभी जिंदगी में इतना सुनने में नहीं आया कि नौजवान नस्ल ने बेधड़क होकर खुदकुशियां कर ली हों बेरोजगारी से तंग आके। ये लम्हा फिक्रिया है, इस पे सोचना चाहिए। ये बहुत नेगेटिव तरफ हम जा रहे हैं, उम्मीदें खत्म हो गई, ये दिख नहीं रहा है ना। अब इकबाल सर ने जिस तरह बोला, अच्छी बात है कि इन्वेस्टर होने चाहिए, मगर ये काम कौन करेगा? ये बड़े लेवल के लोग ही कर सकते हैं सर, ये हम लोग तो जाहिर है सिर्फ इस पे बात ही कर सकते हैं। अच्छा, अशरफ अहमद साहब, आपकी जानिब आऊँगा। इकबाल साहब ने बिल्कुल राइट कहा कि जब बेरोजगारी होगी तो क्राइम बढ़ेगा। तो आप माशाल्लाह से वेलफेयर के काम भी करते हैं, तो बेरोजगारों के लिए कोई आपके पास कोई प्लान है, कोई प्लानिंग है इस हवाले से उनके रोजगार के लिए? क्योंकि कहा जाता है कि मछली खिलाने से बेहतर है कि मछली पकड़ना सिखाएं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अभी जो इकबाल साहब बात कर रहे थे, ये ओवरऑल हम जब बात कर रहे होते हैं ना, तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो मसला है ना, बाहर से जब इन्वेस्टर आता है ना, जब भी कभी पाकिस्तान भी बाहर से पैसा लेकर आते हैं ना पाकिस्तानी, तो हमें सबसे बड़ी हर्डल जो आती है ना, हमारे ब्यूरोक्रेट्स की आती है। हमें बहुत सारी परमिशंस लेनी होती है, इंडस्ट्री लगानी है या किसी तरह का कोई काम करना होता है, ज़मीन लेनी है, तो मुख्तलिफ मामला होते हैं, लैंड की क्लियरेंस और ये उसकी परमिशंस लेने के लिए, फिर इलेक्ट्रिक का मसला, पानी का मसला। अच्छा, अब ये जहाँ हमारे पास ये जब ये आता है बड़े उसको हुब्बुल वतनी में आता है बंदा, और यहाँ आके कोई 2-4 अरब रुपए का वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कमा के लाया होता है, उसकी हुब जाग जाती है कि चलो भाई पाकिस्तान में काम करूँगा। पाकिस्तान बड़ा जरखेज़ है अर्निंग के लिहाज से, एटमॉस्फेयर भी कभी कभी हम लोगों को बहुत अच्छा नज़र आता है, लेकिन ये ब्यूरोक्रेट्स की जो हर्डल है ना, इसने आपके बहुत सारे काम रोके हुए हैं। जो हमेशा जब भी कहीं कोई थोड़ा सा हमने प्रमोट किया है कि भाई बिजनेस होना चाहिए। तो दूसरा बड़ा जो मसला है ना हमारे साथ,
हमने स्मॉल इंडस्ट्रीज की तरफ ध्यान नहीं दिया। देखें उन देहातों में जो लेडीज काम कर रही होती हैं और छोटे छोटे अपने अपने बहुत सारे काम हैं। अच्छा, वो दस्तकारी के काम हो या ड्रेसेस के काम हो या हैंडीक्राफ्ट्स का काम हो, बाहर आपका एक्सपोर्ट भी अच्छा होता है। अच्छा, इस तरीके से आप देख लें खेलों के सामान के सिलसिले में आपका एक्सपोर्ट बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, अब क्या है, ये माहौल बनाना और उसको पूरी तरह से क्रिएट करना, उनके लिए लोगों को फैसिलिटेट करना, ये गवर्नमेंट का काम है। अच्छा, हम अपने तौर पे जो भी यहाँ का छोटा या बड़ा बिजनेसमैन है, वो अपने तौर पे वो पूरी तरह चाहता है कि उसके काम बढ़ें, उसकी मामलात में और बेहतरी आए। यकीनन वो अपना अर्निंग भी लेगा, लेकिन उसके साथ उसकी इन्वायरमेंट जब बढ़ेगी तो वो बेरोजगारी में भी वो मदद शामिल होगी। अच्छा, अब यही ब्यूरोक्रेट्स जो है ना, हम एज ए बिल्डर हम अपना काम कर रहे हैं, हमें पता है कि क्या हर्डल आती है। एज ए बिजनेसमैन जब हम काम कर रहे हो तो हमें पता है क्या मुश्किलात आती हैं। तो बहुत सारी मुश्किलात ऐसी हैं जो बिला वजह हैं, जिनमें टाइम नहीं लगना चाहिए। वहाँ रुश्वत है, वहाँ बिला वजह की हर्डल है, डिले टैक्टिस है, तो बेचारा जो आदमी आता है वापस अपना सरमाया ले ला के वापस चला जाता है। अच्छा, मैं आपको दूसरी तरफ आता हूँ, बात जो भाई साहब कर रहे थे, इकबाल साहब, कि ये जो हमारा डॉलर और हमारा ये जो मामला है, इस पे सबसे बड़ा जो हमारा जो हुब्बुल वतनी का जो है ना, हमारा पाकिस्तानी स्पेशली, वो क्या करता है, जब देखता है ना कि डॉलर की एक आती है कि भाई वो अब 200 रुपये हो जाएगा, तो हम वो क्या करते हैं, खामोशी से लेना शुरू कर देते हैं। उसमें कंट्रीब्यूशन हमारी ये बढ़ जाती है कि उसको हम बढ़ावा दे देते हैं। वो तुर्की में क्या हुआ, जब उसने अमेरिका ने बैन लगाया तो उन लोगों ने अपने डॉलर निकाल के दे दिए और रुपया उनका जो तुर्किश का लीरा जो है वो अप हो गया। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम मजीद उसमें सपोर्ट कर रहे होते हैं कि और तबाह करो। तो ये नेशनलिटी का जो हमारा जो मयार है ना, ये दोहरा मयार, हम बज़ाहिर तो लफ्जों में तो बहुत अच्छी बातें कर जाते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल वक्त आता है तो फिर हम जीरो हो जाते हैं। तो अभी हम दोस्त सारे बैठे हैं, बिजनेसमैन ही हैं, अब किसी को ये हिंट मिलती है ना कि 200 रुपये डॉलर हो जाएगा, तो आप देखें कल वो 180, 190, 192, 194 और 210 तक पहुंचा देंगे। फिर हम अपनी कैलकुलेट कर रहे होंगे कि यार हमें तो एवरेज 196 रुपये पड़ी। तो मेरे कहने को सर हम मतलब कहीं ना कहीं मुनाफिक हो गए हैं अपने दीन के साथ साथ वतन के साथ भी। तो लॉयल्टी हमारी वतन के साथ होगी तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी और बेहतर हो जाएंगी। बेशक, मैं ये समझता हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। शरीफ अहमद साहब क्या कहेंगे? अच्छा, मैं आपको सबसे पहले ये बात बताऊं, पाकिस्तान को तो खुसूसी दुआएं हैं, हाँ, बेशक, कि अल्लाह पाक उसको चला रहा है। बेशक। बाकी अगर आप हमारा सिस्टम देखेंगे ना, किस तरीके से पाकिस्तान चलता है, आपको पता नहीं होगा। 2017 के अंदर 16 के अंदर आपकी 20% एक्सपोर्ट थी, 80% आपकी इम्पोर्ट थी। अब आ गया है, जब ये चेंजिंग आई है थोड़ी बहुत, तो उससे मैं बिल्कुल एग्री करूँगा। हालांकि मैं उस बात पे भी आऊँगा बाद में कि इमरान खान की वजह से ताजरों को नुकसान हुआ है, लेकिन किस चीज़ हुआ मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जो अभी एक्सपोर्ट की सूरत हाल है ना, वो ये है सर कि 37% एक्सपोर्ट हो रहा है और हम इम्पोर्ट कम की तरफ आ गए हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, हमारा मुल्क वो चीज़ें सराइफ नहीं कर सकता जो हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो हमें बेनिफिट मिल रहा है ना, वो मिल रहा है ओवरसीज़ पाकिस्तानी से। जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसे भेज रहे हैं ना, तो हमारी मईशत उनके ऊपर है। हम उनको दुआ दें कि वो जो डॉलर यहाँ पे बेच रहे हो, उनकी वजह से जो पाकिस्तान की इस वक्त कंडीशन अच्छी हुई भी है थोड़ी बहुत। जो डॉलर नीचे भी जा रहा था, कहते हैं कि पीटीआई की हुकूमत में काफ़ी अच्छा काम हुआ। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ इसकी तरफ, जो मैंने आपको अभी बताया कि डॉलर 2018 में इमरान खान साहब की वजह से काम कैसे स्लो हुआ। तो जब पिछली हुकूमतें थी, देखिए हमारा तो किसी सियासत से वास्ता ही नहीं है, लेकिन जो पिछली हुकूमत थी उस टाइम पे मनी लॉन्ड्रिंग का काम उरूज पे था, तो लीगल की तरफ काफ़ी ताजिर कम थे। अब आपके ताजिर जो है ना, वो 90% लीगल की तरफ हैं। लेकिन अब क्या होता है आपका नहीं पता। लेकिन अब जो कंडीशन थी वो मैंने आपको बताई, 90% ताजिर लीगल की तरफ थे और 90% ताजिर अपने टैक्स दे रहे थे, टैक्स के ऊपर भी पाबंद थे। क्योंकि आप देखते हो कराची के अंदर जितनी ज़कात निकलती है उतना टैक्स नहीं निकलता। सही बात। अच्छा, और ये थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि यार आइस के ऊपर और नशे के ऊपर, तो मैं आपको बताऊं, हमारी बोल्डन मार्केट पे एक दुकानदार है जो इस नशे की हालत में लग गया। शादीशुदा ज़िंदगी थी, 2 बच्चे थे उस गरीब के, तो आखिरी एंड यही हुआ उसका कि अब उसकी दुकान भी नहीं है, दुकान भी बर्बाद हो गई उसकी, पैसे भी चले गए, हर चीज़ चले गई। अच्छा, आपकी 24+ एजेंसीज इस काम को रोक सकती है, ना पुलिस, ना सिंध पुलिस, कोई भी ऐसा महकमा नहीं है जो उसको रोक नहीं सकता। 24+ एजेंसीज आपकी जो है ना वो उसको रोक सकती हैं। लेकिन ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो मैं इसकी खुली बात करता हूँ कि ये हुकूमत ही उस पर चल रही है। अगर इससे हुकूमत कल चाहे, ये कल जो है ना रोकथाम इसके ऊपर हो सकती है।
लेकिन किस वजह से नहीं हो रही ये मुझे नहीं कि बता सकता। ठीक, अच्छा इकबाल साहब आपकी जानिब आऊँगा। माशाल्लाह से दुनिया के 7 ममालिक में आपका कारोबार है, पाकिस्तान में भी है, तो दुनिया के बाकी ममालिक में कारोबार अगर कोई बिजनेसमैन शुरू करता है तो दूसरे ममालिक में ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है या पाकिस्तान में? देखिए, हर मुल्क के अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अब मिसाल लो, कोई बंदा बाहर से इंडस्ट्री लगाने आता है या कोई भी काम करने आता है, उसको 37 जगहों से तो एनओसी लेनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो एनओसी लेते लेते ही थक जाता है और चला जाता है। बाहर क्या है कि मतलब आप अगर बिजनेस में करना चाहते हैं तो वहाँ आपको वेलकम किया जाता है, आप इन्वेस्टर को एक वेलकम किया जाता है कि और उसको सपोर्ट किया जाता है कि वो जितना जल्दी अपना बिजनेस यहाँ कर ले। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ मुझे लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते ही नहीं है बाहर से इन्वेस्टर आए। एग्जैक्टली। उसकी वजह ये हो सकती है कि हो सकता है उनको ये डर हो कि उनके आने से हमारा बिजनेस खत्म हो जाए। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। मेरी एक चाइनीज़ कंपनी से वहाँ पर काफ़ी साथ में काम करता हूँ दुबई के अंदर। माशाल्लाह। तो वो इलेक्ट्रॉनिक बाइक यहाँ लगाना चाहते थे, ज़मीन भी ले ली, सब कुछ इनका सब कुछ हो गया, पूरा परफेक्ट हो गया काम। एंड में पता है क्या हुआ? बोला हमारे मुल्क में कानून ही नहीं इलेक्ट्रॉनिक बाइक का। 1.5-2 साल तक वो मतलब खर्चे करता गया, ज़मीन करता गया वापस। यानी हमारे यहाँ मैंने जो नोट किया है कि कुछ ऐसा कंट्रोल है कुछ लोगों का माफिया बिजनेस के ऊपर, आप माफिया कह सकते हैं उनको, जो चाहते नहीं है कि बाहर के इन्वेस्टर ज़्यादा आए। क्योंकि अगर बाहर के इन्वेस्टर ज़्यादा आ जाएंगे तो उनका काम कैसे चलेगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट में अभी आज की तारीख में आप यकीन करें कंपटीशन कुछ भी नहीं है। बंदा इधर आके बिजनेस करके पैसा कमाना चाहे बहुत ईजी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, करने नहीं दिया जा रहा। क्योंकि करने दिया जाएगा, बाहर का इन्वेस्टर आ जाएगा तो फिर हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। ये इस हिसाब से वो जो बाहर का इन्वेस्टर आ रहा है उसको इतना तंग किया जाता है कि वो चले जाते हैं। तो सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर आने के बाद भी, अव्वल तो इन्वेस्टर आते कम है, जो मैंने आपको रीज़न बताया, वो जो इन्वेस्टर आते हैं उनको इतना तंग किया जाता है कि वो चले जाते हैं। तो बाहर मुल्क के देखने वाले इन्वेस्टर्स को कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? नहीं, बाहर मुल्क के इन्वेस्टरों को तो यही पैगाम मैंने आपको दिया कि हमको पाकिस्तान को, गवर्नमेंट को एक हर मुल्क के अंदर एक टीम भेजनी पड़ेगी और उनको ये कहा, इनको यूं यानी सिक्योरिटी दी जाएगी कि आप आएँ, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। और जब वो इन्वेस्टर यहाँ आए तो उसको सपोर्ट करें बिजनेस करवाने में। जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं यहाँ पर, जो रुकावटें, उनको हमारी गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होकर दूर करना पड़ेगा। अदरवाइज तो कोई इन्वेस्टर अव्वल तो आता कम है और जो आता है तो उनको हम इस तरह से भगा देते हैं। तो इसका तो कोई फ्यूचर नहीं है। बाहर आप कहीं भी किसी भी मुल्क में जाएंगे, आप अगर कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहेंगे, आप अभी यूएई में आ जाएं, मैं आपको 4 दिन में उसका आपका लाइसेंस बना के दे दूँ। तो मकसद कहने का ये वाकया सुनाता हूँ। यूएई का मैंने एक फुजेरा में शोरूम खोला। मुझे 48 घंटे के अंदर, मुझे लगता है 2 दिन के अंदर मुझे 55 वीज़ा इशू कर दिया उन्होंने। क्या बात। 55 वीज़ा कर दिए इशू लेबर के, कि दुनिया के किसी भी मुल्क से आप लेबर बुलाएं, एम्प्लॉय बुलाएं, जिसमें अकाउंटेंट है, जो भी है बुलाएं, 55 वीज़ा 2 दिन के अंदर दे दिए। अब इस तरह की दुनिया हो गई है। और हमारे मुल्क में तो वीज़ा तो बहुत दूर की बात है, वो बेचारा ढूंढ के थक जाता है, उसका बिजनेस नहीं करने दे रहे। तो बाहर के मुल्क से पाकिस्तान को कंपेयर करना मुझे लगता है बेमकसद है। पाकिस्तान को कंपेयर नहीं करें, हम पाकिस्तान को सही करने के लिए तजावीज़ दें और उस पर गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा उन तजवीज़ के ऊपर कि हाँ भाई दुनिया इस तरह जा रही है। आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। अब बांग्लादेश हमसे 20 साल आगे चला गया है। अब सोचे बांग्लादेश जो 1971 में हमसे आज़ाद हुआ, 72 के अंदर तो बेचारा अपने पाँव, क्योंकि 71 दिसंबर में आज़ाद हुआ, यानी 72 ही हो गया, वो हमसे 20 साल आगे हो गया। तो इसका मतलब है कि हम में कुछ ऐसी चीज़ें हैं या हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से हम पीछे जा रहे हैं। तो उनको देखना चाहिए। वो पता भी है हमारे यहाँ बहुत काबिल लोग हैं, आप इतने काबिल इकोनॉमिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, लेकिन उनको ऑन बोर्ड लें। मैं तो बोलता हूँ गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को हर महीने इकोनॉमिस्ट से मीटिंग करनी चाहिए, बिजनेसमैनों से मीटिंग करनी चाहिए। इनसे पूछना चाहिए कि आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनसे पूछ के उनकी तजवीज़ को इम्प्लीमेंट करें तो पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा। अदरवाइज यही सिलसिला चलता रहेगा तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है। बिल्कुल वजह फरमाया हमने। आप तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू तो बहुत सारी करनी थी लेकिन हमारा वक्त जो है बहुत कलील होता है। एक बार फिर आपका मशकूर व ममनून हूँ। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। आप हमारे इस प्रोग्राम को हमारे फेसबुक पेज बज़्म सनागर पर भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। इजाज़त लेने से कल मैं मुल्तमिस हूँ अज़ीज़ुद्दीन खाकी साहब से कि नजराना अकीदत पेश करें।
निशानियों का तस्करा पेश कर रहा हूँ हम के तनाजुर। हमेशा निगाहों में मेरी बसे हरम की ज़मीं और हरम के नज़ारे खुदा ने सजाया अज़ल से सजे हैं हरम की ज़मीं और हरम के नज़ारे कभी तौफ़े काबा का एज़ाज़ पाना सफ़ा और मरवा पे भी आना जाना कभी तौफ़े काबा का एज़ाज़ पाना सफ़ा और मरवा पे भी आना जाना नहमदुनसल्ली अला नबील करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, माह सयाम के मौके पर पुरनूर मौके पर आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं बज़्म सनागर, और बज़्म सनागर में हमारा एक बहुत प्यारा सेगमेंट होता है नात के रंग शकीला परवीन के संग। आपकी चाहतों का, मोहब्बतों का, पसंदीदगी का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर हमें देख रहे होते हैं। आज भी हमारी बज़्म सजी हुई है प्यारे प्यारे नात खानों से, जिसमें सीनियर सनाखाने रसूल भी मौजूद हैं, जूनियर भी मौजूद हैं। मैं तारुफ़ कराती चलूँ, हमारे दरमियान मौजूद हैं माशाल्लाह, हर चैनल पे आप देख रहे हैं, निमरा नवीद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहती हूँ। इसके अलावा मुल्क के मारूफ मशहूर नात खा हमारे साथ अज़ीज़ुद्दीन खाकी साहब मौजूद हैं, आपको भी खुशामदीद कहूँगी। इसके अलावा मोहम्मद अहद कादरी साहब मौजूद हैं, खुशामदीद आपको भी कहती हूँ। मोहम्मद अरसलान इरफानी हमारे दरमियान मौजूद हैं। इसी के साथ इस बज़्म का आगाज़ करना चाहूँगी निमरा नवीद की बहुत प्यारी आवाज़ में कि अपना हदिया नात का नजराना पेश कीजिए। परसूदा जा पारा ज़ेजरा या रसूल अल्लाह तनम परसूदा जा पारा ज़ेजरा या रसूल अल्लाह दिलम पंज मुर्दा वारा जैसे या रसूल अल्लाह दिलम पंज मुर्दा या रसूल अल्लाह मन गुज़र मन गुज़र मने मिसकी पिदाए नक्श नालनत को नम जाना या रसूल अल्लाह
सुभान अल्लाह। ये थी निमरन नवीद खान साहिबा हमारे दरमियान में। मुल्तमिस हूँ मोहम्मद अहद कादरी साहब से कि हदिया नात का नजराना पेश कीजिए। नहीं हमता तेरा जो हातिम को मयसर ये नजारा तेरा कह उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा वाह क्या जूदो करम है शरबत तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा कुछ बशर हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे मोहम्मद अहद कादरी साहब जो हदिया नात का नजराना पेश कर रहे थे। मुल्तमिस हूँ मैं मोहम्मद अरसलान इरफानी साहब से कि हदिया नात का नजराना पेश करें। आई फिर याद मदीने की रुलाने के लिए दिल तड़प उठा है दरबार में जाने के लिए। आई फिर याद मदीने की रुलाने के लिए और मेरे लजे पाल ने रुसवा न कभी होने दिया। जब पुकारा उन्हें आए हैं बचाने के लिए। जब पुकारा